ये बच्चों एमए उत्तरार्ध नवम प्रश्न पत्र हरिशंकर परसाई की व्यंग रचनाएं हम पढ़ रहे हैं। इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे जमाखोर की क्रांति। इस शीर्षक में बच्चों दो शब्द हैं, जमाखोर और क्रांति। जमाखोरी अपने आप में एक अनियमितता है, एक विसंगति है, और क्रांति उसके बाद की का परिणाम है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया इस संदर्भ में जो राष्ट्रीयता के प्रति, बाजारवाद के प्रति और अर्थ केंद्रित होती हुई मानसिकता के प्रति मनुष्य की प्रवृत्ति है जमाखोरी की, उस पर एक तीखा व्यंग हरिशंकर परसाई ने कसा है। और वो युवा शक्ति जो कि क्रांति करता है, इन सब के लिए जूझता है, संघर्ष करता है, बिगुल बजाता है और समाज परिवर्तन की करवट लेता है, उस संदर्भ में हरिशंकर परसाई ने सामाजिक संदर्भों में इन सारी विसंगतियों को हटाने की साथ ही किस तरह से एक वैचारिक उद्वेलन, एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है, और समाज में इस तरह से एक पुनर्मूल्यांकन के बाद बाजारवाद और अर्थ प्रधान अर्थव्यवस्था से हमारे को थोड़ा सा दूर हटने की या विकेंद्रित होने की आवश्यकता है, इस बात का संदेश दिया है। अपनी पैनी नश्तर जैसी शब्द शैली के साथ, सहज और सरल प्रवाह के साथ, राष्ट्रीयता और सामाजिकता के सृजन की प्रतिबद्धता के साथ, सृजनधर्मिता के साथ हरिशंकर परसाई ने अपनी इस व्यंग रचना में भी शब्दों की रवानगी विषयानुकूल की है और प्रसंग को बहुत ही मार्मिक बनाया है। देखिए, बसें जला चुके, पोस्ट ऑफिसों में आग लगा दी, परीक्षा में खूब नकल की, 2-3 प्रोफेसरों को पीट दिया, धमकी देकर नंबर बढ़वा लिए, सिनेमा घर पर पत्थर फेंक दिए, होटल में पी कर खा कर बिना बिल चुकाए मैनेजर को मार पीट कर चले आए, कॉलेज की खिड़कियों के कांच फोड़ दिए, रेल पर पत्थर फेंक दिए, आपस में छुरेबाजी कर दी, गालियां बक दी। अब बोर हो गए क्रांतिकारी छात्र, नेताओं से पूछने लगे अब क्या करें, सब कुछ तो कर चुके। छात्र ऊब रहे थे। तभी एक समझदार आदमी उन्हें मिला। उसने कहा, तुम लोगों में बड़ी ताकत है, पर तुम लोग यह नहीं जानते कि ताकत कहाँ लगाई जाए। हमारी युवा शक्ति, दिशा भ्रमित, दिग्भ्रमित युवा शक्ति जो कि सारा आमूल चूल परिवर्तन कर सकती है, उसने ये सारे काम कर लिए, तब उसे ये नहीं पता कि ताकत कहाँ लगाई जाए। छात्र नेताओं ने पूछा तो क्या करें? उस आदमी ने कहा, देखो, जापान के छात्रों ने अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर को जापान की ज़मीन पर पांव नहीं रखने दिया। उन्होंने कहा, हिरोशिमा और नागासाकी हम बहुत भुगत रहे हैं, अभी तक हमारे बुज़ुर्ग एटम बम विस्फोट से बीमार हैं, हमारी पीढ़ी अभी इस अमेरिकी चक्कर में नहीं पड़ेगी। दुनिया की 2 महानतम शक्तियों में से एक के राष्ट्रपति को छात्रों ने अपनी ज़मीन को छूने नहीं दिया। ये है हमारी युवा ताकत। जो आदमी यह कह रहा था, उसके बारे में लोगों की समझ यह थी कि वह कुछ अजीब बातें करता है, शायद सनकी है। आगे उसने कहा, फ्रांस में छात्रों ने संगठित होकर द गाल सरीखे ताकतवर और अहंकारी राष्ट्रपति को झुका दिया। उस दी गाल को जो कहता था, जब मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रांस क्या चाहता है, तब मैं अपने आप से ही पूछता हूँ। छात्र गंभीर हो गए। उसकी बातें सुनकर के कहने लगे, पर हम क्या करें? उस आदमी ने कहा, तुम दिशाहीन हो, चारों तरफ हवा को तलवार से काटते हो, छोटे मोटे उपद्रव को विद्रोह समझते हो, तुम बुनियादी समस्या ही नहीं जानते, तुम अपने दुश्मन को नहीं पहचानते। जब दुश्मन को नहीं पहचानते हो तो तलवार किस पर चलाओगे? ये रेखांकित करिए, व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है कि हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी को की दिशाहीनता, दिग्भ्रमितता, उन्हें सही निर्देशन नहीं मिल रहा है। ये मत करो, ये मत करो तो ठीक है, लेकिन उन्हें किस और जाना चाहिए, अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपने बल का प्रयोग, अपने पौरुष का, अपने साहस का उपयोग कहाँ करना चाहिए, उन्हें अपनी बुनियादी समस्याओं को पहचानना चाहिए, राष्ट्रीयता को समझना चाहिए। और दुश्मन को ही नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर तलवार हवा में चलाने से क्या फ़ायदा? इस तरह की गंभीर चिंतन और मनन की स्थिति में युवा शक्ति को एक निर्देश दिया है हरिशंकर परसाई ने कि अपनी ताकत के सदुपयोग की सख्त आवश्यकता है।
लड़के गंभीर हो गए, चुप बैठे रहे। फिर एक ने पूछा, तो फिर किससे लड़ें? उस आदमी ने कहा, तुमने अपने पिता या भाई का मुंह देखा है जब वह राशन शॉप से खाली झोला लेकर लौटता है? पपड़ाया मुंह, डबडबाई आंखें, पीला चेहरा, 4.5 रुपये किलो की शक्कर और 8 रुपये किलो का फली का तेल आता है, वह भी मिलावट का। गेहूं में मिट्टी, गरम मसाले में घोड़े की लीद। आदमी रोज़ मर रहा है और मजबूरी में रोज़ फिर जिंदा हो जाता है। ये भी बहुत मार्मिक वाक्यांश है। आदमी रोज़ मर रहा है और रोज़ जिंदा हो जाता है, ये उसकी विवशता है। हमारे जीवन की मिलावटी ज़िंदगी में जो खाद्य पदार्थों में मिलावट है, बाज़ारों में जो जमाखोरी है, या बाज़ारों में पैसा कमाने के लिए जो मिलावट की जाती है, उसकी ओर संकेत है। पूछो अपने साथ के लड़कों से, तुम और तुम्हारा बाप रोज़ मुनाफाखोर के जूते खाता है, मगर तुम्हें शर्म नहीं आती। लड़के अब बहुत गंभीर हो गए थे। आपस में कहने लगे, बात तो ठीक है, पर सरकार की जिम्मेदारी है कि उसे रोके। उस आदमी ने कहा, सरकार नहीं रोक सकती। कुछ तो अफसर उनसे मिले हैं और कुछ डरते हैं। अगर वे किसी स्टॉकिस्ट के गोदाम पर हमला करें तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसे जनता ही ठीक कर सकती है, यानी तुम। जनता में सबसे बड़ी ताकत तुम हो। लड़ना है तो बुनियादी समस्या से लड़ो, दम हो तो मगरमच्छों से लड़ो। डबरे की छोटी सी मछली को मारने से क्या फ़ायदा? वह युवा शक्ति को उद्वेलित करता है और वो कहता है कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है, तुम लोग ही, जनता ही सरकार को बदल सकती है। वह आदमी फिर बोला, तुम समझते हो कि तुम इस ठंड में रजाई में आराम से पसरे रहोगे और परिवर्तन तुम्हारे दरवाजे पर आकर कहेगा, उठो मैं आ गया, चाय पी लो? लड़के सकते में थे, पूछने लगे, फिर क्या करें? उस आदमी ने कहा, एक काम तो यह कर सकते हो कि बड़े बड़े स्टॉकिस्टों और मुनाफाखोरों को पकड़ो, उन्हें कंधों पर बिठाकर शहर में जुलूस निकाल दो। उनका मुंह काला मत करना, वरना वे जनता की पहचान में नहीं आएंगे। पर यह तुम इसलिए नहीं कर पाओगे कि वे 7 दरवाज़ों में रहते हैं। लड़के समझदार थे, समझने को तैयार थे, पर समझाने वालों का टोटा इस देश में है। उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, समझाने और रास्ता बताने वाले कम हैं। जितने उपदेश और भाषण इस देश का नेता देता है, उतने किसी देश के नेता नहीं। और हर विषय पर, सवेरे कृषि विज्ञान पर, शाम को अरविंद दर्शन पर, 25 सालों से रोटी की जगह भाषण मिल रहा है। लोगों का हाजमा खराब हो गया, दिमाग तय करने लगा। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है, नेताओं पर बहुत बड़ा कटाक्ष है और ऐसा व्यंग है राजनेताओं पर कि क्या मनुष्य का भाषणों से, वादों से पेट भर सकता है? उनका दिमाग खराब हो चुका है और अब वे इन पर यकीन नहीं करते हैं। और नेताओं का आदर और सम्मान और उनकी नैतिकता और उनकी मूल्यहीनता जो सामने आ रही है, वह गिरता हुआ उनका जो नैतिक पतन है, उसकी ओर हरिशंकर परसाई का संकेत है। बहरहाल छात्र नेताओं ने पूछा, क्या करें? उस आदमी ने कहा, तुम बड़े बड़े स्टॉकिस्टों और मुनाफाखोरों को जानते हो, इकट्ठे होकर गोदामों को घेरो, बन पड़े तो ताले तोड़कर माल बाहर निकालो और उचित दाम पर बेच दो। अभी जनता तुम्हें लफंगे कहती है, कल तुम्हारी जय बोलेगी। छात्रों ने एक विशाल मीटिंग की, जलसे बनाए और घोषणा कर दी कि हम परसों गोदाम घेरेंगे और दवा हुआ माल बाहर निकालेंगे। इधर खबर मिली तो जमाखोरों की मीटिंग सेठ पोहूमल के घर पर हुई। पोहूमल ने कहा, ये छोकरा लोग तो गोदाम तोड़ने वाले हैं। आज जुलूस निकाला था और नारे लगा रहे थे, इनकिलाब जिंदाबाद, यूँ इनकिलाब के होए है। एक कुछ पढ़े सेठ ने कहा, इनकिलाब माने क्रांति होती है। दूसरे सेठ ने कहा, पण यह किरोती काय होए है? उसे समझाया, क्रांति यानी बदलाहट, जो है उसे बदलना। स्टॉक दबा है तो उसे बाहर लाओ। दाम बढ़े हैं और मुनाफा खूब कमाया जा रहा है तो दाम घटाओ, मुनाफा कम करो, यानी बदलना। यही क्रांति होती है। लड़के यही क्रांति करने को तुले हैं। लेखक के शब्दों में क्रांति का क्या अर्थ है? क्रांति के अर्थ को अपने शब्दों में लिखिए। एक लघु प्रश्न यहाँ बनता है, आप नोट करते जाइए। सारे सेठ चिंता में पड़ गए, कहने लगे, ये लड़के बड़ा उद्यम करने लगे हैं, साले कहीं आग ना लगा दे। एक घबराए सेठ ने कहा, स्टॉक हमारा है कि इनके बाप का? गल्ला हमारा है कि इनके बाप का? पैसे देकर हमने माल खरीदा है कि इनके बाप ने? फिर इनका क्या हक है? तुम्हारे बाप में दम हो तो वापस जमा कर ले। पढ़े लिखे सेठ ने कहा, वे लड़के कहते हैं कि जो हमारे पास है वह सबका है, एक का नहीं है। सेठ लोग बड़े अचरज में थे कि हमारा स्टॉक सबका कैसे हो गया। पढ़े लिखे सेठ ने कहा, इसे वे लोग समाजवाद बोलते हैं। राम गरीब सेठ बोला, ऐसा समाजवाद जाए भाड़ में। कल वे हमारी अटारी पर कब्जा कर लेंगे और कहेंगे समाजवाद। अटारी पर कब्जा कर लेंगे और कहेंगे समाजवाद।
अब सेठ लोग सलाह करने लगे कि क्या किया जाए। उधर लड़कों ने अपनी तैयारी कर ली, क्रांति की, परिवर्तन की, बिगुल बजा दिया, और इधर सेठ लोगों में हड़कंप मच गया। उन्हें चिंता हो गई कि कहीं हमारे माल को आग न लगा दे, और क्रांति क्या होती है ये वो समझने लगे। उन लोगों ने, एक ने कहा सब लोगों को जेल में डलवा दो। पढ़े लिखे सेठ ने कहा पर उन्होंने कुछ किया हो तो ना, वे जेल में कैसे डाले जा सकते हैं। सेठ चतुर्भुज ने कहा तो फिर पुलिस की लाठी से पिटवा दो। पढ़े लिखे सेठ ने कहा वे कई बार आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुके हैं, अब नहीं डरते। फिर उन्होंने कुछ किया हो तो पुलिस लाठी चलाए। वे कहते हैं हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसक होगा। बड़ी देर तक बहस चलती रही। आखिर एक उस्ताद सेठ ने कहा बस एक ही रास्ता है, हम लोग भी क्रांति में शामिल हो जाएं। सब लोग चकित हो गए, कहने लगे ये तुम क्या कहते हो, हम लोगों के साथ मिलकर अपना ही गोदाम लूटें, हद हो गई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस सेठ ने समझाया देखो 25 उठाई गिरे लो, उन्हें 25-25 रुपए दो, कहो कि लड़कों के साथ शामिल हो जाए, पर इधर उधर पीछे ही रहे, नारे भी लगाएं। जब लड़के गोदाम के पास पहुँचे वे पुलिस पर पत्थर फेंक कर खिसक जाएं, फिर देखो क्या होता है। तीसरे दिन ये साजिश है, ये षड्यंत्र है, और ये अपने ही खिलाफ अपनी सुरक्षा का पक्का प्रबंध है। लड़के पूरे विश्वास और अनुशासन के साथ गोदाम की तरफ बढ़ रहे थे। गोदाम के पास पहुंचते पहुंचते सेठों के 25 रुपए के क्रांतिवीरों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए और खिसक गए। पुलिस वाले घायल हुए, कहने लगे साले लड़के हमें पत्थरों से मार रहे हैं। पुलिस ने लाठियां चला दी। लड़कों ने गुस्से में पत्थरबाजी चालू कर दी। गोदाम का ताला इसे देखकर हंस रहा था। अब गोदाम सब भूल गए। सीधी लड़ाई लड़कों और पुलिस में होने लगी। शहर में 4-5 गोदामों पर यह हो रहा था। लाठी चार्ज, आंसू की गैस, कहीं गोली, सारे शहर में लड़कों और पुलिस का संघर्ष। सेठ, गोदाम, जमाखोरी सब एक किनारे रह गई और आपस में सरकार और क्रांति करने वालों को लड़का दिया। ये सेठों की, ये पैसों की, ये जमाखोरों की क्रांति की पैरवी है। वो अपनी इस तरह पाल बांधते हैं कि सरकार और जो संघर्ष करने उतरा है युवा शक्ति का दल, वे आपस में भिड़ जाए। क्रोधित लड़के फिर उसी पर लौट आए। पोस्ट ऑफिस को नष्ट करना, बस में आग लगाना, गोदामों की जैसी की तैसी। रात को सेठ लोग बैठे। उस उस्ताद सेठ ने कहा अब बोलो कैसी तरकीब रही। क्रांति में साथ देने से सब गोदामें बच गई। अब पुलिस और लड़के लड़ रहे हैं, अपन मज़े में बैठे हैं। देखा तुमने क्रांति का कमाल। मतलब क्रांति पहले लड़कों को उकसाना, फिर उन लड़कों को सरकार से भिड़ा देना और अपनी रोटियां सेकते रहना, ऐसी तजवीज़ कर लेना। ये पैसे वालों की, सत्ता की जो मूल्यहीनता है, उनका जो नैतिक पतन है, इस और लेखक ने इशारा किया है। तो इसमें एक अंश व्याख्या के योग्य है और एक छोटे सा प्रश्न, लघु प्रश्न बनता है कि हरिशंकर परसाई के शब्दों में क्रांति का क्या अर्थ है।